Okay, we were studying about excretion, that is the elimination of waste product that are produced by the body cells. जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है बेटा, ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड होता है और उसके बाद में एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज़ होते हैं जो कि सब ब्लड में पास आउट होते हैं. इसी वेस्ट प्रोडक्ट को क्या बोला है, एक्सक्रीट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन एंड ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है. अगर हम बात कर रहे हैं बेटा मेटाबॉलिक वेस्ट की, तो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं. एक्सेस ऑफ प्रोटीन जो ब्रोकन डाउन हो जाता है लीवर में और वो यूरिया फॉर्म करता है, उसको हम नाइट्रोजनस कंपाउंड बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया. ये हमारी बॉडी से रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये बेटा टॉक्सिक वेस्ट है जो कि हमारी बॉडी में पॉइजन क्रिएट कर सकता है. हमारी बॉडी को इसे एक्सक्रीट आउट करना होता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. फिर हम और कौन सा वेस्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो बेटा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को भी अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं. ये एक्सक्रीशन जो है वो अलग अलग ऑर्गन से होता है. लंग से हम लोग गैसियस एक्सचेंज करते हैं. किडनी से हम जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है यानी कि लिक्विड वेस्ट है, यूरिया, वाटर एंड सॉल्ट्स को रिलीज़ करते हैं. स्किन से हम स्वेट के रूप में बेटा, स्वेट हमें आता है, उससे भी हम वाटर और एक्सेस सॉल्ट जो है हमारी बॉडी का उसको रिलीज़ आउट करते हैं. अगर हमें किडनी को स्टडी करना है अच्छे से या एक्सक्रीशन को अच्छे से स्टडी करना है, तो ऑब्वियसली आपको जो है उसके बेसिक यूनिट नेफ्रॉन के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, या हाउ डज यूरिन फॉर्म्स, या यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है और वो एक्सक्रीट आउट कैसे होता है हमारी बॉडी से, इसके बारे में हम समझेंगे. अगर मुझे आपको नेफ्रॉन के बारे में बताना है जो कि हमारा स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट ऑफ किडनी होता है बेटा. एक सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है किडनी का जो कि बेसिक फंक्शन करता है ब्लड फिल्ट्रेशन का. ये बेटा 3 पार्ट से बना होता है, ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल और ट्यूब्यूल्स एंड लूप ऑफ हेनले. अगर हम बात करें यूरिन फॉर्मेशन की, तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप जो होता है उसे बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. पहले हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में जानेंगे. उसके लिए पहले हमें फोकस करना होगा अबाउट ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल. तो मेरे को अगर आपको बताना है एक सिंपल स्ट्रक्चर में, तो मुझे पहले आपको ग्लोमेरुलस के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो ग्लोमेरुलस ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बेटा एक मोटी सी ट्यूब आती है जिसे एफरेंट वेसल बोला जाता है. जिसे क्या बोला जाता है, एफरेंट वेसल. ये रीनल वेन से अटैच होती है जो कि इम्प्योर ब्लड लेके आती है बेटा. एफरेंट वेसल होता है जो कि एक बहुत बड़े कैपिलरीज के गुच्छे से अटैच होता है और यहीं से बेटा एक और पतली सी ट्यूब जाती है जिसे हम बोलते हैं इफरेंट वेसल. ठीक है, ये ब्लड लेके आती है और ये ब्लड को वापस लेकर जाती है. ठीक है, एफरेंट की जो थिकनेस होती है बेटा वो ज़्यादा होती है, एफरेंट की थिकनेस कम होती है क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर से ब्लड आ रहा है और वो ग्लोमेरुलस की जो वेसल्स है या कैपिलरी का जो गुच्छा है उस पर वो टकरा रहा है. जब ये टकराता है, ये अगर हम ग्लोमेरुलस की सिचुएशन की बात करेंगे बेटा या पोजीशन की बात करेंगे, तो ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर में एम्बेडेड होता है जिसे बोमन्स कैप्सूल बोला जाता है बेटा. इसे क्या बोला जाता है, बोमन्स कैप्सूल. यहाँ पे 3 लेयर की एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग होती है. ये एक बेटा छलनी का काम करता है या सीव का काम करता है, जहाँ से जो ब्लड है बहुत स्पीड से जब इन कैपिलरीज के ऊपर से दौड़ेगा तो ये ब्लड जो है फिल्टर होके नीचे एक ट्यूब्यूल में आएगा जो कि होती है पीसीटी, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो क्या होता है बेटा, जब ब्लड बहुत स्पीड से एफरेंट वेसल से आता है वो ग्लोमेरुलस की वेसल से टकराता है. इसमें क्या होता है, जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं. ये छन के नीचे नहीं जा सकते तो ये वहीं सेटल डाउन हो जाते हैं और एक हाई प्रेशर बनाते हैं ब्लड का. और फिर जितना भी प्लाज्मा होता है जिसमें फिल्ट्रेट होता है, जिसके अंदर दूसरे यूज़फुल प्रोडक्ट्स एंड नॉन यूज़फुल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इसमें से पास होके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाता है इन द बोमन्स कैप्सूल. अगर मुझे बात करनी है
फिल्ट्रेट की। तो फिल्ट्रेट क्या होता है बेटा? फिल्ट्रेट वो लिक्विड होता है जो ब्लड का प्लाज्मा होता है, जिसके अंदर आपको क्या नहीं मिलेगा बेटा? इसके अंदर आपको ब्लड सेल्स नहीं मिलेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं मिलेंगे। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? ओनली सीरम विच कंटेन्स ग्लूकोज। फिल्ट्रेट के अंदर आपको क्या मिलेगा बेटा? ग्लूकोज। फिर इसके अंदर आपको मिलेगा वाटर, यूरिक वेस्ट, यूरिया, अमोनिया, है ना ये। और कुछ आपको आयंस मिलेंगे लाइक सोडियम, पोटेशियम, आपको ये वाले आयंस इसमें मिलेंगे। ठीक है, ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है बेटा, ये एक पैसिव प्रोसेस है। ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में फ़र्क इतना ही है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में सारे मॉलिक्यूल्स, अनवांटेड एंड वांटेड मॉलिक्यूल इजीली पास हो जाते हैं। एक्टिव में ओनली वांटेड मॉलिक्यूल यानी कि जो रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल है वही पास होता है। अगर हम बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन की, तो ये मेम्ब्रेन जो होती है पीसीटी की, ये परमिएबल मेम्ब्रेन होती है बेटा। ये परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि अपने अंदर से फिल्ट्रेट को पास आउट करती है और एक प्रेशर क्रिएट करती है जिसे ग्लोमेरुलर हाइड्रोलिटिक प्रेशर बोला जाता है, जिसे ग्लोमेरुलर हाइड्रोलिटिक प्रेशर बोला जाता है, GHP। ये आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे ही। ये एग्जर्टेड प्रेशर होता है ब्लड का, जो कि ग्लोमेरुलस जो है कैपिलरीज पे एग्जर्ट किया जाता है बाय नेफ्रॉन। ठीक है, अब क्या होगा? ये एफरेंट से ब्लड आया फुल स्पीड में, ठीक, और उसने एंटर करा बोमन्स कैप्सूल में और छन के वो कहाँ आ गया? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जहाँ पे वो फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन ले लेता है। ठीक है, ये जो फिल्ट्रेट होता है ये बना होता है ग्लूकोज, वाटर मॉलिक्यूल, कुछ यूज़फुल कंपोनेंट्स भी होते हैं इसके अंदर, जो कि इन द फॉर्म ऑफ सोडियम, पोटेशियम, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम के रूप में और अमाइनो एसिड के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो होता है इसे फिल्ट्रेट को प्राइमरी यूरिन भी बोला जाता है बेटा। प्राइमरी यूरिन भी बोला जाता है इसे, क्योंकि इसके अंदर यूज़फुल कंपोनेंट्स भी हो जाते हैं जो कि रीएब्जॉर्ब होंगे आगे जाके इन द रीएब्सॉर्प्शन प्रोसेस, जो कि हमारा सेकेंड प्रोसेस स्टेप होता है इन यूरिन फॉर्मेशन, जिसे हम सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन बोलते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, दैट इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात जब हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ हम एक और बात का नोटिस रखेंगे कि वो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जब ये ब्लड जो है जितनी स्पीड से आएगा और फिल्टर होगा और फिल्ट्रेट फॉर्म होगा, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर डे का एक व्यक्ति का कितना होता है? 180 लीटर्स पर डे। ठीक है, पर डे में हम कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है हमारा? 180 लीटर्स। इतना हम ब्लड जो है या यूरिन जो है उसको फिल्ट्रेट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब हमारा सेकेंड स्टेप जो आता है उसे हम बोलते हैं सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, आपको वर्ड से ही मीनिंग समझ में आ गया होगा। सिलेक्टिव मतलब चूज़ करना, सिलेक्ट करना, और रीएब्जॉर्ब करना। मैंने आपको बताया था ये जो फिल्ट्रेट है इसमें दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं, यूज़फुल भी और नॉन यूज़फुल भी। अगर हम बात कर रहे हैं यूज़फुल मॉलिक्यूल्स की, तो वो होते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और कुछ और सॉल्ट्स होते हैं या विटामिन सी होते हैं जिन्हें फिर से रीअब्जॉर्ब करना ब्लड के लिए बहुत नेसेसरी होता है। अगर मैं ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बता रही हूँ बेटा, ये बोमन्स कैप्सूल है। बोमन्स कैप्सूल में ये ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट आया, फिर वो गया पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि आगे जाके एक और ट्यूब्यूल में ओपन होता है जिसे लूप ऑफ हेनले बोला जाता है बेटा, जिसे लूप ऑफ हेनले बोला जाता है। ये लूप ऑफ हेनले जो होता है ये यू शेप स्ट्रक्चर होता है बेटा,
ठीक है। ये पीसीटी से कनेक्टेड होता है और डीसीटी से कनेक्टेड होता है, ठीक है। जब ये ग्लोमरस से कनेक्टेड बोमन्स कैप्सूल से कनेक्टेड होता है तो पीसीटी से कनेक्ट होकर लूप ऑफ हेनले आता है, जिसे हम डिसेंडिंग पार्ट बोलते हैं या डिसेंडिंग लिम्ब भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा थिन होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है फिल्ट्रेट का वो लो है। और अगर हम बात कर रहे हैं असेंडिंग लिम्ब की, यू कैन सी इन द पिक्चर, ये देखो यहाँ पे मोटा दिख रहा है आपको और यहाँ पे थिन दिख रहा होगा। तो ये आप देख सकते हैं असेंडिंग लिम्ब जो होती है उसकी वो थिक होती है, असेंडिंग लिम्ब जो होती है लूप ऑफ हेनले की वो थिक होती है, एंड डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है बेटा वो थिन होती है। वो क्या होती है? थिन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, फिल्ट्रेट जो है वो सीधा आ रहा है, यहाँ ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो यूरिन है वो हाइपरटोनिक है और उसको ज़्यादा प्रेशर से ऊपर जाना पड़ रहा है, इसलिए ये जो लिम्ब है ये मोटी होती है। अब ये हाइपरटोनिक और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है वो बार हम थोड़ा स्टडी कर लेंगे। मैंने आपको बताया था पीसीटी जो है ये कनेक्टेड होता है लूप ऑफ हेनले से, जहाँ पे मोस्टली सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर मुझे आपको सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस बताना होगा तो ये एक्टिव और पैसिव प्रोसेस होता है बेटा, ये एक्टिव और पैसिव होता है। ये पीसीटी लूप ऑफ हेनले और डीसीटी में, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पार्टिसिपेट करता है। अगर मुझे बात करनी है एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन की, तो अगर मैं बात करूँ तो ये एक ग्रुप नेफ्रॉन जो है ये बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज से कवर्ड होता है, जिसमें ये जो फिल्ट्रेट आ रहा है जिसमें बहुत सारे यूज़फुल मटेरियल है ये फिर से ब्लड में जाके मिक्स हो जाएगा। अब वो एक्टिव जो है यानी कि जो सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो कौन सा होगा? एक्टिव एब्सॉर्प्शन इन लूप ऑफ हेनले। अगर मुझे बात करनी है एक्टिव एब्सॉर्प्शन की तो वो होगा ग्लूकोज, क्योंकि देखो ग्लूकोज अगर हमारी बॉडी से ज़्यादा लूज़ हो जाएगा तो हमें वीकनेस आएगी और हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ग्लूकोज को हम एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते हैं, तो वो जो फिल्ट्रेट में ग्लूकोज छन के आ गया था प्लाज्मा में, अमाइनो एसिड ये फिर से ब्लड में वापस जाना ज़रूरी है। अमाइनो एसिड है, फिर सोडियम है 70%, क्योंकि हम पूरा सोडियम बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं करेंगे। 75% हम पोटेशियम को भी फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, कैल्शियम को भी हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, और विटामिन सी और मैग्नीशियम को भी हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस का होता है डिसेंडिंग लिम्ब में। कैसे होता है बेटा? तो इसका भी एक प्रोसेस है। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है बेटा, हाँ, इसके बगल में एक और ट्यूब्यूल जाता है जिसे वासा रिकेटा बोला जाता है, वासा रिकेटा। ये जो वासा रिकेटा और ये जो लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब है बेटा, ये एक लिक्विड में एम्बेडेड होते हैं जो कि एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या हो जाता है, डिसेंडिंग लिम्ब में एक हाई कॉन्सेंट्रेशन का प्रेशर बनता है और वो अपने अंदर से मॉलिक्यूल्स को बाहर की तरफ रिलीज़ कर देता है। और वो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? सोडियम होता है, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, जो कि ये वासा रिकेटा के थ्रू ब्लड में वापस रिटर्न चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे लूप ऑफ हेनले में एक्टिव का, तो हमने देख लिया। अगर हम बात कर रहे हैं पैसिव की, यानी कि जो पास होगा फॉर द नेक्स्ट लेवल, ये एक्टिव तो यहाँ तो रीअब्जॉर्ब हो गया। अब कर्व में आते आते यहाँ पे जो है ये जो फिल्ट्रेट होगा, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा पैसिव, जब वो डीसीटी में जा रहा है। तो क्योंकि यहाँ बहुत सारा सोडियम, ग्लूकोज और यूज़फुल मटेरियल रीअब्जॉर्ब हो गए हैं, तो ये जो फिल्ट्रेट होगा ये रिच कैसे होगा बेटा? वाटर से। इसके अंदर क्या होगा? वाटर ज़्यादा होगा, यूरिया ज़्यादा होगा और क्लोरीन बहुत ज़्यादा होगा बेटा। ये जो फिल्ट्रेट होगा इसके अंदर क्या होगा? वाटर ज़्यादा होगा, यूरिया होगा और क्लोरीन होगा।
तो ये जब DCT की तरफ जाएगा वहाँ पे जो होगा डिसेंडिंग असेंडिंग लूम ऑफ हेनले जो है, ये यहाँ पे जो यूरिन बन रहा है इसे हाइपरटोनिक यूरिन बोला जाता है, इसे हाइपरटोनिक यूरिन बोला जाता है। अब मुझे अगर आपको बताना है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की खासियत, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है बेटा ये परमिएबल होती है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की जो मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है टू वाटर, इसलिए वाटर जो है यहाँ से पास आउट होके चला जाता है। और ये इम्पर्मिएबल होती है सॉल्ट के लिए, तो इसलिए वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और सॉल्ट एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। इस वजह से ये जो लिक्विड होता है ये रिच होता है विथ लॉट्स ऑफ सॉल्ट। अब हम बात करेंगे आगे DCT में क्या प्रोसेस होता है। अगर हम बात कर रहे हैं DCT में, तो हम DCT की बात करने के लिए हमें फोकस किस पे करना होगा, असेंडिंग लिम्ब पे। जो कि कनेक्टेड होती है एक और ट्यूब्यूल से जिसे DCT या डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला जाता है, जहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये जितना भी वाटर जा रहा है बेटा यूरिक वेस्ट के साथ में, वो बहुत ज़रूरी है रीएब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि अगर हम हमारी बॉडी से इतना वाटर एक्सीड आउट कर जाएंगे तो हमारी जितने भी बॉडी के सेल्स है वो अपनी टर्जिडिटी लूज़ कर देंगे और हमारे सेल्स जो है वो स्क्वीज़ हो जाएंगे और ड्राइड अप हो जाएंगे और हमारी बॉडी में से वाटर लॉस हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे एक एंजाइम होती है जो कि ये रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करती है, जिसे एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसका नाम होता है अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन एक हार्मोन होता है जो वाटर के रीएब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है। यहाँ पे देखो बेटा ये पर्पल कलर का जो है ये DCT है, यहाँ पे वाटर फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। और एक और हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जो कि वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और अल्डोस्टेरॉन हेल्प करता है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। अब क्या होता है, ये जो यूरिन जा रहा है ये इसमें वेस्ट का मात्रा जो है, यूरिक वेस्ट की मात्रा जो है वो ज़्यादा है और वाटर कम है, क्योंकि वाटर मोस्टली एब्जॉर्ब हो गया। अब ये वाटर जो है या ये यूरिक वेस्ट जो है वो कलेक्ट हो रहा है कलेक्टिंग ट्यूबुल में। ये जो एक कलेक्टिंग ट्यूबुल होते हैं बेटा, ये बहुत सारे नेफ्रॉन्स के बोमन्स कैप्सूल से अटैच होती है। इसमें बहुत सारे बोमन्स कैप्सूल के बहुत सारे नेफ्रॉन्स अटैच होते हैं। फिर यहाँ पे ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है। वो क्या होता है ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन प्रोसेस, थर्ड पार्ट, लेट्स सी। ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, ये नेफ्रॉन है, इसके ऊपर एक डेंस कैपिलरी का नेटवर्क है जो इसको कवर कर रहा है, जो रन कर रहा है फ्रॉम DCT टू द एफरेंट वेसल टू द इफरेंट वेसल। अब क्या होगा, ये जितना भी रीएब्सॉर्प्शन है वो फिर से ब्लड में चला जाएगा। ये ब्लड की वेसल है जो अपने रीएब्सॉर्ब कर लेगी वाटर को और जितना भी इम्पोर्टेंट वेस्ट नहीं है या यूज़फुल मटेरियल है। तो ये जो टेक्स प्लेस करता है वो होता है बिटवीन DCT एंड CT, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट भी बोलते हैं, और DCT, इनके बीच में रीएब्सॉर्प्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये एक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिटेनिन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, मेडिसिन पिगमेंट कम बैक्स इन DCT एंड अगेन गो फॉर द पेरीट्यूबर कैपिलरीज। पेरीट्यूबर कैपिलरीज होती है जो कनेक्टेड होती है, जो कि फिर से रीअब्जॉर्ब करती है और ये पूरा वेस्ट यहाँ आता है जो कि फिर से रीअब्जॉर्ब होता है और फिर बाद में कलेक्टिंग डक्ट में जाता है और यूरिन बनता है बूंद बूंद, और ये कलेक्टिंग डक्ट से जो कनेक्ट होता है यूरेटर में और यूरेटर से जाता है ये यूरिनरी ब्लैडर में। अगर मैं बात कर रही हूँ बेटा यूरिन की, तो यूरिन जो होती है एक लिक्विड है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, नेचर में, ठीक है। ये पेल येलो कलर का होता है, ये एसिडिक होता है, पेल येलो कलर का होता है। लेकिन
जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो ये येलो, डीप येलो कलर का भी हो जाता है। इसमें एक स्मेल होती है, एरोमेटिक एरोमा होता है या एक खुशबू होती है यूरिन में, क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल पाए जाते हैं जिसे हम यूरोनॉइड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो फाउल स्मेल यानी कि बहुत गंदी वाली बदबू आती है आपके यूरिन में। पीएच अगर हम बात कर रहे हैं यूरिन का तो वो रहता है आपका बिटवीन 4.8 टू 7.5। ये हाइपरटोनिक एक्सेलेरेट को रिलीज़ करता है यानी कि वेस्ट को रिलीज़ कर देता है, और जितना भी ऑब्लिगेट रीअब्सॉर्प्शन है यानी कि ग्लूकोज अमाइनो एसिड ऑब्लिगेट रीअब्सॉर्प्शन को वो कर देता है या ले लेता है, और फैकुलेट एब्सॉर्प्शन को रिलीज़ कर देता है यानी कि जो कि रिक्वायर्ड नहीं है बॉडी से, उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा वेस्ट होता है। तो अगर मुझे फिर से आपको एक बार शॉर्ट में समझाना हो इजी लैंग्वेज में, तो ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर से एफरेंट वेसल से आता है, फिर वो यहाँ पे प्लाज्मा का जो है प्लाज्मा प्रोटीन ऊपर रह जाते हैं बोमन्स कैप्सूल में, और ये ब्लड जो है छन के फिल्ट्रेट के रूप में, प्लाज्मा जो है फिल्ट्रेट के रूप में पीसीटी में चला जाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जो कि दोनों चीज़ से बना होता है, यूज़फुल एंड नॉन यूज़फुल वेस्ट। जिसमें पीसीटी के फिल्ट्रेट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, वाटर होगा, ग्लूकोज होगा, ठीक है, अमाइनो एसिड होंगे, देन पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, यूरिया, ये सारा प्रोडक्ट्स जो है वो पीसीटी में आते हैं। फिर वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होके, अल्ट्रा का मतलब ये है बहुत थिन मेम्ब्रेन से फिल्ट्रेट होके बहुत माइक्रोमोलिक्यूल्स जाके, फिर ये जो पीसीटी होता है ये कवर्ड होता है एक यू शेप ट्यूब्यूल से जिसे लूप ऑफ हेनले बोला जाता है, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग और एक होता है असेंडिंग। डिसेंडिंग जो होता है वो थोड़ा थिन होता है, असेंडिंग जो होता है वो थोड़ा थिक होता है, क्योंकि ये जो डिसेंडिंग होता है ये परमिएबल होता है वाटर के लिए और इनपरमिएबल होता है सॉल्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा जो सॉल्ट है वो फिर से ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि ये नेफ्रॉन कैपिलरीज ब्लड कैपिलरी से कवर्ड होते हैं। ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये ब्लड कैपिलरीज से कवर्ड होते हैं, ये रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस करने में हेल्प करती है, जहाँ पे बहुत सारा सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है और फिल्ट्रेट पास आउट होके डीसीटी की तरफ जाता है। ये जो डीसीटी में जा रहा है वो हाइपरटोनिक है, जिसमें वाटर की कंटेंट ज़्यादा है और यूरिया की कंटेंट ज़्यादा है विथ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, और इससे पहले ग्लूकोज और सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये जाता है डीसीटी में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जहाँ पे सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन फिर से होगा, और ये जो सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन है यहाँ पे वाटर जो है वो पूरा फिर से एब्जॉर्ब हो जाएगा, और हम बहुत कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में यूरिक वेस्ट जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में सेंड करेंगे। यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में जब वेस्ट आएगा वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रूप में होगा, जिसमें से मोस्टली सारा वाटर फिर से रीअब्जॉर्ब हो गया होगा, और ये जो फॉर्म होता है इसे यूरिन बोला जाता है बेटा। और ये सब ट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं इसके फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में। अगर हम बात कर रहे हैं किडनी की ख़राब होने की, तो उसमें आपने सुना होगा कि आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती है, तो ये ब्लड फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उसमें ये सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस वीक हो जाता है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और वाटर एक्सेस में लॉस होना शुरू हो जाता है बॉडी में, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन ट्रिगर नहीं कर पा रही, क्योंकि ये इंसुलिन ही रेनिन नाम के हार्मोन को एक्टिव करती है, जो कि यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इंसुलिन की कमी की वजह से फिर बाहर से या तो इंसुलिन दी जाती है। अगर मुझे बताना है डायलिसिस के बारे में, तो डायलिसिस में बेटा हम जो ये प्रोसेस नेफ्रॉन कर रहा है इसको आर्टिफिशियली मशीन के द्वारा करते हैं। ब्लड को पास किया जाता है एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब, और पूरा ब्लड प्योरीफाई किया जाता है, उसमें से जितना भी लिक्विड वेस्ट है उसको निकाला जाता है। ये डायलिसिस की जो मशीन होती है उसमें अवेलेबल होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन।